बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा सॉलिड्स वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले सॉलिड्स डिस्कस किए, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद हमने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो था वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया, जिसमें आयनिक सॉलिड था, उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। आज हम मेटेलिक सॉलिड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 106 आई गेस। तो स्टार्ट करेंगे बेटे मेटेलिक सॉलिड्स की डेफिनेशन, या उससे पहले मेटेलिक सॉलिड्स को अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो तकरीबन हर फील्ड में या हर एस्पेक्ट में मेटेलिक सॉलिड्स के यूज़ हैं हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्ट्रक्चर देखें किसी बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग बनने से पहले उसमें जो रॉड्स वगैरह डलते हैं मेटल्स हैं, ज्वेलरी क्या है मेटल्स है, हाउस होल्ड बहुत सारी चीज़ें मेटल्स हैं। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो हैं वो भी मतलब हर फील्ड में मेटल्स का यूज़ है। अब मेटल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली मेटल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आयनिक सॉलिड में हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट सॉलिड में हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पढ़ा, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। यहाँ पे क्या होगा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे जी। तो डेफिनेशन में वो कहते हैं जी कि दो सॉलिड्स in which particles forming crystal lattice या क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें, और मेटल atoms held together by metallic bond। जी ये बेटे डेफिनेशन है इसकी। सॉरी, डेफिनेशन को अगर आप देखें तो सॉलिड्स जिसमें क्या है वो पार्टिकल्स जो कि क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं, वो क्या होंगे, मेटल एटम्स होंगे, यानी कि मेटल्स के एटम होंगे, और ये इकट्ठे होंगे किस वजह से, ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्ड अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट पहले तो मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन करना है कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है। तो मेटेलिक बॉन्ड को भी देख लेते हैं बेटे। जी नेक्स्ट मेटेलिक बॉन्ड, अगर आप अपनी बुक पे ही पेज पे देखेंगे, पेज 106, तो बेटे आपको यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी मिलेगी। वो कहते हैं जी कि द फोर्स विच बाइंड्स मेटल केटाइंस, वो फोर्स जो कि बाइंड करेगी मेटल केटाइंस को किसके साथ, विद अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्फीयर। मैं ज़रा डेफिनेशन कंप्लीट कर लूँ, फिर एक्सप्लेन भी करूँगा डेफिनेशन को। इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस is called
मेटेलिक बॉन्ड, किसे आप क्या नाम देंगे जी, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देंगे। अब ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, वो कहते हैं जी कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ये वो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि बाइंड करती है, मिला के रखती है, कंबाइन करके रखती है किनको, मेटल केटाइंस को, ठीक है, किनके साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कितने हिस्से में, केटाइन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, मतलब उतने हिस्से में जहाँ पे केटाइन जो है वो अपने चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो, इसे आप क्या नाम देंगे, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देंगे, इस फोर्स को मेटेलिक बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक यहाँ पे मेटेलिक स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करेंगे और वहाँ से डेफिनेशन को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, कोई मेटेलिक क्रिस्टल है जो कि इन एटम्स से मिलकर बनी है, और लेट्स से अगर आप इस क्रिस्टल को कोई नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें एलुमिनियम कह दें तो ये सारे एटम एलुमिनियम के ही होंगे और ये मिलके एलुमिनियम मेटल बन जाएगी। अब होता क्या है, कोई भी जो मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जी, ये मैंने ये क्या किया, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो ड्रॉ कर दिए, इसी तरह यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब स्टडीज़ ये कहती हैं कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। मतलब ये कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बड़ी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनके शेल में से निकालने के लिए। इवन के रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी इनफ होती है कि मेटल्स इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें। इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ही क्या होगा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मेटल में से बाहर आ जाएंगे। अब जब ये मेटल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, मतलब आयोनाइज हो जाएंगे ये सारे के सारे एटम, तो जब इनके इलेक्ट्रॉन गए तो ये क्या बन जाएंगे, केटाइंस बन जाएंगे। अब ज़रा बेटे साथ साथ देखते जाइएगा आप लोग, केटाइन बन जाएंगे और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ये बाहर आ गए एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हर जगह पर मौजूद होंगे और ये कहीं भी विद इन द स्ट्रक्चर मूव कर सकते होंगे। जी, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख सकें तो अब अगर आप डेफिनेशन को देखें तो वो कहते हैं जी कि ये फोर्स है विच बाइंड, जो होल्ड करके रखती है जी। तो फोर्स विच बाइंड जो कि मिला के रखती है किसे, मेटल केटाइंस को। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, केटाइंस हैं, विद अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो इनके अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद हैं। और मेटल केटाइन कितने हिस्से तक इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल कि ये एक केटाइन है, इतने हिस्से तक ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जहाँ जहाँ से जो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ये केटाइन उन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एक केटाइन के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे होंगे जी, अट्रैक्शन कर रहे होंगे। और इस तरह की फोर्स को वो क्या नाम देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब बेटे मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए 3 थ्योरीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी जिसे आप इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इलेक्ट्रॉन पूल या आप इसे गैस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल या गैस थ्योरी। और इसी तरह नेक्स्ट आगे वीबीटी है और एमओटी है, बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को अगर हम डिस्कस करें तो वो कहते हैं जी कि होता बिल्कुल ऐसे ही है कि सारे के सारे जो मेटल के एटम्स हैं ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो ये केटाइन बन जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं।
अब ये केटाइन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन रख सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विद इन द केटाइन जहाँ पे मर्जी मूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इन्हें पत्थर मान लें और ऊपर से अगर आप थोड़ा सा पानी यहाँ से देंगे तो जहाँ जहाँ से रास्ता मिलेगा वाटर वहाँ से मूव करता जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को विद इन द स्ट्रक्चर जहाँ से रास्ता मिलता है इलेक्ट्रॉन विद इन द स्ट्रक्चर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी थी। मैं इसके पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ईच मेटल क्या करेगी, ये लूज कर देगी कौन जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, केटाइंस बन जाएंगे और ये केटाइंस क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो हैं वो अट्रैक्शन में होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन मैं यहाँ पे लिख दूंगा केटाइंस क्या करेंगे जी, कंबाइन रखेंगे, कीप द केटाइंस कंबाइन टुगेदर, या जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी में होगा। अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो बेटे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक कोई बर्तन है जिसमें मैंने प्लास्टिक की जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो रखी। जैसे आप अक्सर खिलौनों वाली दुकान पे जाएं तो छोटे बच्चों का एक बॉल और बैट वाला एक सेट मिलता है जिसमें छोटी सी बॉल होती हैं। और फिर आप क्या करें, इस बर्तन को पानी से अगर आप भर देंगे तो ये सारी बॉल्स पानी के ऊपर आ जाएंगी और ऊपर आके ये अरेंज हो जाएंगी और फ्लोट कर रही होंगी विद इन द वाटर। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को टॉप से देखूं तो शायद मुझे कुछ ये जो है इस तरह नज़र आ रहा होगा कि सारा वाटर है और बॉल्स ने लेट से अपने आप को अरेंज किया हुआ है इन वाटर, इस तरह कि इन बॉल्स के अराउंड हर तरफ वाटर है और बॉल्स ने वाटर को अपने आप को अरेंज किया इन वाटर। तो अगर आप इन बॉल्स को केटाइन मान लें और वाटर को इलेक्ट्रॉन्स मान लें तो आपको लग रहा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पूल में ये केटाइन मौजूद है। तो इसी लिहाज से इसे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। और अगर आप इस वाटर को गैस मान लें तो आपको गैस में आयंस नज़र आ रहे हैं, तो इसे आप इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे एक दो बातें आपने याद रखनी है। मैं ये डायग्राम रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइंस लिख सकूँ कि मेटल क्रिस्टल में जो मेटल्स हैं वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होते हैं। अगर आप कॉपर मेटल को डिस्कस कर रहे हैं तो कॉपर के जो एटम्स या केटाइन है उनका अपना एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा। अगर आप एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उसमें जो एल्यूमिनियम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफिक होगा। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डिस्टेंस बिटवीन मेटल्स इज स्पेसिफिक, कि जिस मेटल को आप देख रहे होंगे उसके पार्टिकल जो हैं या मेटल एटम्स जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। मैं यहाँ पे मेटल एटम्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्पेसिफाइड फॉर अ सिंगल केटाइन। ये इलेक्ट्रॉन विद इन द क्रिस्टल जहाँ पे मर्जी मूव कर सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस किसी एक फिक्स केटाइन के साथ नहीं है, बल्कि जहाँ जिस केटाइन के एरिया में या फोर्स सफ़ियर में ये आ रही हैं जहाँ पे कोई केटाइन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता हो, एक इलेक्ट्रॉन उन केटाइंस की अट्रैक्शन में आ रहा होता है। मतलब ये कि कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक केटाइन की अट्रैक्शन के साथ नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, विद इन द क्रिस्टल सबके साथ जो है वो इनका इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इलेक्ट्रॉन हैव या डू नॉट हैव इन्फ्लुएंस with
अ सिंगल कैटायन कि इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस सिंगल कैटायन के साथ नहीं होगा, बट हैव इन्फ्लुएंस विद मैनी कैटायंस कि एक इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस एक कैटायन के साथ नहीं होगा बल्कि डिफरेंट कैटायंस के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बेटे, आपने ये बातें याद रखनी है। तो ये आपके पास थ्योरी थी, कौन सी, गैस पूल थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास वीबीटी आ जाती है जिसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। मैं यहाँ पे वीबीटी लिखूँगा। लुइस पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी। अब उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो मेटल क्रिस्टल है, हमने मेटेलिक बॉन्ड की यहाँ पे बात की। कहते हैं जी कि मेटल क्रिस्टल में मेटेलिक बॉन्ड को आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेटेलिक बॉन्ड आर ट्रीटेड एज कोवलेंट बॉन्ड के मेटेलिक बॉन्ड को आपने बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड है। अब नेक्स्ट बात आपने ये याद रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। बेटे ज़रा गौर से देखिएगा। फर्ज करें अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है दोनों। ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा हमें पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई क्या है, वीक बॉन्ड होता है। अगर मैं मज़ीद इसे ब्रीफ करूं तो कार्बन है, ठीक है, इसने दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, यानी कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 2 हाइड्रोजन इस तरफ हैं और 2 ही हाइड्रोजन इस तरफ हैं। दूसरा पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो 2 लूप्स बनाते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बड़ी हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ज़रा समझते जाइएगा। पाई बॉन्ड को है तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड को हम जो है वो लूप्स की फॉर्म में बनाते हैं और हमें नहीं पता होता क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर से भी ओवरलैप कर सकते हैं या नीचे से भी ओवरलैप कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड में तो हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन एटम्स के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे ही मौजूद होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये जो बॉन्ड था, ये लोकलाइज हो गया कि हमें पता है कि बॉन्ड कहाँ मौजूद है, इसकी पोजीशन, अगर हमें पोजीशन पता है तो लोकलाइज है। इसकी कोवलेंट बॉन्ड की हमें पोजीशन जो है वो पता है। अब वो कहते हैं जी कि मेटेलिक केस में आप मेटेलिक बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड तो मानेंगे, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। बट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डीलोकलाइज, कि आपने मेटेलिक बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड तो मान लिया, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज है। हमें नहीं पता कि इसका कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बना है या नहीं बना, इसका कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ है, इस इलेक्ट्रॉन का कोवलेंट बॉन्ड किसके साथ है, हमें नहीं पता। बस वीबीटी में ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि आपने मेटेलिक बॉन्ड को एज कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ट्रीट करना है, लेकिन दीज कोवलेंट बॉन्ड विल बी डीलोकलाइज। नेक्स्ट बेटे जो थ्योरी है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे आप MOT भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको क्या बताया जाता है, कहते हैं जी कि इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है ज़रा बेटे देख लें। ये साइड पे मैं इंफॉर्मेशन जो लिख रहा हूँ मैं इसे रिमूव भी कर दूंगा अभी, तो इसलिए साथ साथ ज़रा इसे देखते जाइएगा। अगर हमारे पास एक एटम होगा तो उसकी जो एनर्जी स्टेट होगी वो एक ही होगी। मैं यहाँ पे एक एनर्जी स्टेट बना देता हूँ, एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल एक ही होगा। शेल्स को आप एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। अगर 2 एटम होंगे तो 2 एटम्स की जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। मैं इस तरह लिख देता हूँ जी आपकी आसानी के लिए कि 2 एनर्जी स्टेट होगी।
अगर मैं 3 एटम कर दूंगा तो इनकी एनर्जी स्टेट कितनी हो जाएंगी जी, 1 2 3 हो जाएंगी। अगर अकेला एटम है तो उसका जो ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब 2 एटम मिलते हैं तो इनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। जब 2 एटम्स के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो ये मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। 3 एटम हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थे वो ज़्यादा हो गए। आप एटम्स को बढ़ाते जाएं, जब बहुत ज़्यादा एटम्स हो जाएंगे, लेट से इस तरह करके ये बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं, तो हर एटम की अपनी एक जो है वो शेल होगा या एनर्जी स्टेट होगी। तो इसका मतलब इनके बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स मिलेंगी और इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स मिल के ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। अगर आप इसे देखें तो ये आपको एक एनर्जी बैंड की शक्ल में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसे जूम आउट करके देखेंगे तो ये आपको एक एनर्जी बैंड की शक्ल में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आप इसको एनर्जी बैंड थ्योरी भी कहते हैं। आप इन्हें एनर्जी बैंड थ्योरी का नाम भी देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मैं बोर्ड पे सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, ज़रा सुनते जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि एक एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आप उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट एटम्स के शेल मिल जाते हैं तो अब वो जो शेल या जो वो ऑर्बिटल हैं वो आप उन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स का नाम भी दे सकते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट हो जाएंगे तो वो मिलके एक बैंड सा बना रहे होते हैं जिसे आप बैंड थ्योरी भी कहते हैं। इस बैंड या इन ऑर्बिटल के लिहाज से आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर में बेटे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ये आपके पास वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड के बाद ये कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकें तो कोई भी मटेरियल कंडक्टर होता है। दरमियान में ये जो जगह आ रही है, ये जो एरिया आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं फॉरबिडन गैप का। फॉरबिडन गैप का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे। अगर तो फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ ना आ सकें तो ये इंसुलेटर होते हैं जी, यानी कि ये कंडक्शन नहीं करवा सकते। अगर आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर गए हों, अगर आप देखें तो ये ओवरलैपिंग हुई है किसकी, कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की, तो ये आपके पास क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, क्योंकि बड़ा इजीली इस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ सकते हैं। जब कंडक्शन बैंड में आ गए तो कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो ये कंडक्टर हो जाएंगे। और अगर कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो फॉरबिडन गैप है वो कम हो कि रूम टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप हीट करेंगे तो जनाब इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली जंप करके यहाँ आएंगे और कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन नहीं कर रहे थे और हीटिंग करने से कंडक्शन स्टार्ट कर दी। तो वो कहते हैं जी ये जो बैंड्स बन रहे हैं यही मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये बेटे आपके पास MOT थी। अब MOT के बाद हम ये 3 थ्योरीज थी, इनको अक्सर एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है, ख़ास तौर पे ये इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी को कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मेटल्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो जाएंगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। हमने स्ट्रक्चर देखा था मेटल का, जिसमें मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ऑल ओवर दी मेटल्स या ऑल ओवर दी कैटाइंस
या ऑल ओवर द लैटिस मौजूद थे, और ये विद इन द लैटिस जिस तरफ मर्जी मूव कर रहे हैं। हम करते क्या हैं, जब इस मेटल को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स से कि ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है, तो होता क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। तो क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, फर्दर बैटरी भी इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ आना शुरू कर देते हैं। और जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं हम कहते हैं जी कि कंडक्टिविटी हो रही है। अगर आप इस मेटल को देखें तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, हम कहेंगे जी कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और हर वो मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो करेगा वो कंडक्टर होगा। तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? अब जब हम टेम्परेचर मेटल का बढ़ा देंगे तो क्या होगा? पहले तो कंसीडर करें कि मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड एक आपके पास स्ट्रक्चर है, सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप क्या करते हैं, आप क्रिस्टल को हीट करते हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से जितने भी कैटायंस हैं इनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि जितने हिस्से में वाइब्रेशन कर रहे थे वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ज़्यादा हिस्से में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब ये ज़्यादा हिस्से में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो अगर इस तरफ वापस वही नेगेटिव टर्मिनल और इस तरफ क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो कैटायन है ये मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन्स इन वाइब्रेटिंग कैटायन से टकराते हैं और कैटायंस गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए रुकावट पैदा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में यानी कि करंट के रास्ते में रुकावट को ही आप क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस कब हुई? जब आपने क्रिस्टल को हीट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो मेटल है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर कंडक्टेंस के लिहाज से बात करूं तो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये बेटे आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आप एक लोहे की रॉड लें और उससे कहीं फायर में उसके एक एंड को प्लेस करें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जिस एंड से आपने रॉड को होल्ड किया है वो एंड भी हीट करना शुरू कर देगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? इट मीन्स के हीट ने रॉड से मूव करते करते एक एंड से दूसरे एंड तक आ गई, तो हीट को भी कंडक्ट किया मेटल ने। तो इट्स मीन कि मेटल आर गुड थर्मल कंडक्टर एज वेल। होता क्या है कि मेटल्स में हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि विद इन दिस स्ट्रक्चर जहाँ पे मर्जी मूव कर सकते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं। अब अगर आप क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको एनर्जी मिलती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से हिट करेंगे और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को। वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह एनर्जी पूरे स्ट्रक्चर में जो है वो फ्लो करती जाएगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी है किस वजह से? ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं। मेटेलिक लस्टर क्या है? लस्टर बेटे कहते हैं चमक को, कि अगर आप किसी मेटल को फ्रेशली कट करें तो आप देखते हैं कि उसकी फ्रेशली कट सरफेस जो है वो शाइन कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है? वो कहते हैं जी कि मेटल की सरफेस पे या जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उन पे सनलाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को इवॉल्व करते हैं, डी एक्साइट होते हैं, तो दैट एनर्जी विच इज़ इन्वॉल्व वो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ शाइन, और हमें चमक सी दिखाई दे रही होती है, और उस चमक को ही हम मेटेलिक लस्टर का नाम दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा क्या, कि ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट और उसके बाद डी एक्साइट होने की वजह से जो शाइनिंग सरफेस जो हमें नज़र आ रही होती है उसे ही आप मेटेलिक लस्टर का नाम देते हैं। उसके बाद बेटे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं, डीफॉर्मेशन की। देखिए अगर आप याद करें तो हमने आयोनिक क्रिस्टल को भी डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास कोई आयोनिक क्रिस्टल है जिसमें आयंस मौजूद हैं, लेट्स से कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आयोनिक क्रिस्टल था। अगर आप क्या करें, आप हिट करें आयोनिक क्रिस्टल को विद द हेल्प ऑफ अ हैमर, आपने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने से ये जो लेयर है थोड़ी आगे मूव कर जाती है। जब आगे मूव करती है, लेट्स से एक एटम आगे मूव कर गई, तो पॉजिटिव के बाद पीछे वाला नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए तो ये मेटल यहाँ से वैसे ही ब्रेक हो जाएगी, जिसे आप ब्रिटलनेस कहते थे। लेकिन अगर हम बात करें किनकी, मेटेलिक क्रिस्टल की बात करें, तो अगर आप, मैं इस डायग्राम को इस तरह कर देता हूँ, अगर आप यहाँ से हिट करते भी हैं, लेट्स से आपने फोर्स अप्लाई की और ये लेयर आगे चली भी गई अगर, तो मेटल ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटल मूव कर रहे हैं, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन इन कैटायंस को होल्ड करके रखेंगे, इनमें कोई रिपल्शन फोर्सेस अपीयर नहीं होंगी। मेटल डीफॉर्म तो ज़रूर होगी लेकिन ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैलिएबिलिटी, ये क्या है कि आप मेटल की शेप को वेरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, शेप वेरिएशन। आप मेटल्स को हिट करके आप उनकी शेप को वेरी कर सकते हैं। क्यों? आपने अभी पढ़ा कि स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन के मेटल को अगर आप हिट करेंगे तो मेटल डीफॉर्म ज़रूर होगी लेकिन ब्रेक नहीं होगी आयनिक क्रिस्टल की तरह। तो आप इनको हिट करके, आप पहले इन्हें जो है वो हीट करते हैं, उसके बाद हैमरिंग करके आप इनकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, शीट्स वगैरह बना सकते हैं, रॉड वगैरह बना सकते हैं, घरों में जब कोई कमरे वगैरह डलते हैं, गार्डर वगैरह, ये सारे मेटल्स के बने होते हैं। डक्टिलिटी क्या है कि आप अगर मेटल को लेट से हीट करें, ये आपके पास कोई मेटल थी, आपने इसे हीट किया, हीट करने के बाद दोनों एंड से अगर आप इसे फोर्स लगाएं तो ये मेटल, ये बारीक होती होती एक लंबी वायर में कन्वर्ट हो जाती है, और मेटल्स का वायर में कन्वर्ट करना ये डक्टिलिटी कहलाता है। आप एक मेटल को, लेट से यही मेटल थी, अगर मैं इसे हीट करूं, हीट करने के बाद जब ये बिल्कुल रेड ग्लो होना शुरू हो जाए, मैं इसे फोर्स लगाऊं दोनों एंड से, तो ये वायर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को आप डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल एज वेल। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटेलिक सॉलिड्स। तो नेक्स्ट बेटे स्ट्रक्चर है मेटल्स का, नेक्स्ट हम साथ डिस्कस करेंगे जी। तो बेटे आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ हमने स्टार्ट किया जी मेटेलिक सॉलिड से, और हमने इनकी थ्योरीज देखी तीन। सबसे पहले आपके पास थी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, उसके बाद वीबीटी थी, वीबीटी के साथ साथ हमने एमओटी क्या कहती है अबाउट मेटेलिक बॉन्ड देखा, मेटेलिक सॉलिड्स की डेफिनेशन, मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन, और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी स्ट्रक्चर। अब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आज के लेक्चर में इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे। आपने बेटे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, यूनिक नोट्स देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर भी चुके हैं। तो बेटा अपना काम ज़रूर कीजिएगा साथ साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने लेक्चर नोट्स बेटे साथ साथ बनाते रहिएगा। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।